नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान में अर्धित्वात जो होता है, फेशियल पैरालिसिस, इस पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो वो अभी भाग बाकी है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो अभी मैं आप लोग के स्क्रीन पे माधव निदान का वो भाग लेके आ जाता हूँ। तो हम लोगों ने कल ये अर्धित्वाद पे जो चर्चा की थी, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, वो हम लोग अभी आज पूरा कर देते हैं। इसमें अर्धित्वाद जब होता है, फेशियल पैरालिसिस, तो अर्धित्वाद के योग रत्नाकर में वातज, पित्तज और कफज, ऐसे 3 प्रकार बताए हैं। वातज अर्धित जब होता है तो इसमें सभी लक्षण तो रहते हैं कि वो मुंह टेढ़ा हो गया, सब हो गया, लेकिन सामान्य लक्षणों के साथ बहुत ज्यादा लाला स्राव होता है, ऐसा योग रत्नाकर में बताया। उसी तरह से कंप होता है, बहुत ज्यादा कंपन होता है। फिर गात्र स्फुरन होता है बहुत ज्यादा। ट्विचिंग या फेसिकुलेशन जो बोलते हैं, गात्र स्फुरन, वो होता है, मतलब ऐसे वहां पे बहुत ज्यादा फड़कन होती है। उसी तरह से कोष्ठ प्रदेश में शोथ होता है, ऐसा सिम्टम आता है। पित्तज अर्धित अगर देखेंगे तो मुख का वर्ण पीताभ हो जाता है, मतलब मुंह का कलर जो है वो येलोइश टाइप हो जाएगा। ज्वर होगा, मूर्छा होगा, और धूपन, ऐसे ऐसे लगेगा कि धुआं निकल रहा है, ऐसे सिम्टम आएंगे। कफज टाइप का जो अर्धित होगा उसमें गंड प्रदेश में, शिरा प्रदेश में, मन्या भाग में शोथ और स्तंभ, ये विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं ये असाध्यता लक्षण। साध्य असाध्य क्या है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं 47 और 48 नंबर का श्लोक। और पेशेंट ऐसे ही आते हैं, असाध्य पेशेंट भी रहते हैं, हमें जानना बहुत जरूरी होता है, और उनकी चिकित्सा हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग ये बता देते हैं कि इनकी चिकित्सा जो है यह सफल भी हो सकती है अगर पेशेंट ने परहेज पाला और धातु क्षीणता नहीं है, तो ठीक भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि क्षीणस्या निमिक्षाक्षस्य प्रसक्ता व्यक्त भाषिणः न सिद्ध्यत्यत्यर्दितं गाढ़ं त्रिवर्षं व्यपनस्य च गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यम सर्वेशाक्षेपकादिषु। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि किसका असाध्य होता है, तो रोगी दुर्बल हो गया है, पलक ना मारता है, मतलब आंखें जो रहती है ना, उसकी आंखों की पलकों का ब्लिंकिंग जो है, ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, बोल नहीं सकता है, मतलब वोकल कॉर्ड में इतना उसका इफेक्ट हुआ है कि बोल ही नहीं पा रहा है, अथवा स्पष्ट नहीं बोल पाता है, या 3 वर्ष का पुराना हो गया है, क्रॉनिक फेज में आ गया है, मुख, नाक और नेत्र से स्त्राव होता रह रहा है, मुंह से तो उसको ड्रूलिंग बोलते हैं, बहुत ज्यादा मुंह से लार ऐसे टपक रहा है, नाक से नेत्रों से स्त्राव होता जा रहा है, रोगी का शरीर कांपता है, यह साध्य अर्धित के लक्षण है। फिर आक्षेपक आदि वात रोगों में वायु का वेग शांत होने पर पीड़ा कम हो जाती है। अगर आक्षेपक जैसा है ना, तो वायु का वेग शांत हुआ तो वो सिम्टम कम हो जाता है। ये इन्होंने पूरा कीन ऑब्जर्वेशन करके हम लोग के सामने ऐसा बता दिया है। अब टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि तस्य साध्य लक्षण क्षीणस्य इत्यादि,
अनिमिक्षासस्य निमेषा चतुर समर्थ चक्षुषा प्रसक्ता व्यक्त भाक्षिणा इति प्रसक्त प्रकर्षण सक्तम अप्रवृत्तम अव्यक्तम प्रपीड़ित वर्ण पदम भाषितुम शीलम यस्य स तथा अन्य तो प्रसक्तम निरंतरम आहु तन्न चरके दीना जीवा समुत्क्षिप्ता काले सज्जति चास्य वाक् चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 इति वचनात् त्रिवर्षमति अतीव वर्षत्रयम् अथवा त्रयाणाम मुखनासा चक्षुषम वर्षः श्रवणम यत्र तत्यत्याहुः। इसका मतलब यह है कि अर्धत के सामान्य लक्षण कहते हैं क्षणस्य इत्यादि अनिमिक्षाक्षस्य मनुष्य आंख झपकाने में असमर्थ हो जाता है ऐसे मनुष्य का प्रसक्ता व्यक्त भाक्षिणा प्रसक्त अर्थात प्रकर्ष से रुक रुक कर और अव्यक्त अर्थात स्पष्ट शब्द बोलने में जिसका शील बन गया हो अर्थात अर्धित के कारण जिस मनुष्य का जीवा मूल्य वाग्वाहिनियां विकृत हो जाती हैं और स्पष्ट शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता है। अन्य आचार प्रसक्त का निरंतर अर्थ देते हैं किंतु यह अर्थ युक्त नहीं है, ऐसा चरक में ऐसा लिखा है। जिह्वा दोनों जिह्वा जो रहती है वो दीन हो जाती है, उसमें बोल नहीं पाता इंसान और अशक्त और उक्षिप्त हो जाता है और बात करते समय बोलते समय रुक रुक के बोलता है। उसी तरह से त्रिवर्ष के पश्चात ऐसा होता है। मुख नाक और नेत्र इनमें 3 वर्षों का अर्थात श्रावण होता है, उसे त्रिवर्ष कहते हैं। जो मनुष्य अत्यंत क्षीण हो गया हो और नेत्र झपकाने में अशक्त हो गया है, जो मनुष्य रुक रुक कर अस्पष्ट बात करता हो, जिसका लगभग 3 वर्ष पुराना हो गया हो अथवा जिसके मुख आंख और नाक से निरंतर स्राव होता रहे और मुख से लार टपकती रहती है, ऐसे हर समय लार टपकते रहता है और आंखों से आंसू झड़ते रहे हो और नाक से पतला सा सिनक बहता रहता है, नाक से पूरा अंदर से कुछ ना कुछ स्राव आते रहता है और जिस मनुष्य का शरीर विशेष रूप से सिर प्रदेश कांपता रहता है, ऐसा मनुष्य का अर्धित असाध्य होता है। तो आप लोगों ने ऐसे प्रश्न देखे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह से चिकित्सा जो है अर्धितवाद की वह जानना भी जरूरी है। हमारे ग्रंथों में क्या बताया, तो ऐसे बताया है चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर में 96 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि अर्धिते नावनम मूर्धनि तेलम तर्पण में वच नाड़ी स्वेदोपनाश्चाप्यनुपिशित्तैर्हिताः। फिर एक और बोल रहे हैं निघंटु रत्नाकर में एक और बोल रहे हैं कि स्नेहपानानि नस्यम च भोजान्यलिहन्ति च उपनाः शस्यन्ते स्वेदरम व तथार्धिते। मतलब अर्धित में क्या करना है, तो बाह्य स्नेहन करना है, स्नेहपान करना है, थोड़ा सा घृत पान करना है, स्वेदन करना है, उपनाह स्वेद या नाड़ी स्वेद करना है। नस्य नस्य का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अर्धितवाद में। वातग्न भोजन का प्रयोग करना है, मतलब उष्ण पदार्थों का, और वात शामक द्रव्यों का प्रयोग करना है। वात शामक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे त्रिकटु हो गया, पंचकोल हो गया, ये वात का शमन करते हैं और घृत पान करते हैं। अभ्यंतर स्नेह पान के साथ साथ अन्य स्नेहोपक्रम भी करने होंगे। वातग्न द्रव्यों से सिद्ध तेल से नावन, शिरपूरण, कर्णपूरण और गंडुष, मतलब किसी भी तरह से शरीर में तेल जाना चाहिए। शिरपूरण जो रहता है, शिरोपीचू वगैरह, या फिर कर्णपूरण और गंडुष, मुंह में तेल को या घी को धारण करना। कोष्ण जल से गंडुष और कवल धारण यह एक व्याधि प्रतिनिक उपचार है। जब तेल एब्जॉर्ब होता है मुंह से तो उससे बहुत अच्छा फायदा है। मैं तो अपने प्रैक्टिस में किया हूँ, मेरे पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। स्नेहन के बाद स्वेदन करना है। एरंड मूल, रासना, दशमूल, निर्गुंडी आदि वातग्न द्रव्यों के क्वाथ से नाड़ी स्वेदन किया जाता है। गोधूम चूर्ण, मतलब ये जो गेहूं का चूर्ण होता है प्लस तेल या अनुप मांस की सहायता से उपनाह बनाया जाता है, मतलब उसको भून के और फिर कपड़े में डाल के पोटली बनाया जाता है और उससे सेक लिया जाता है। गोधूम चूर्ण थोड़ा सा तेल डाल के या अनुप मांस की सहायता से उपनाह का ऐसा पोटली बना के और फिर सेका जाता है, जहां पर भी अर्धित होता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। औषधि द्रव्यों में कुपिलु, शुद्ध कुपिलु या कुपिलु के अन्य कल्प उपयुक्त होते हैं, जैसे योगराज गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, महावाद विध्वंसक रस का प्रयोग करते हैं, समीर पन्नग रस का प्रयोग करते हैं, भल्लातक आसव का प्रयोग करते हैं। तो अर्धित के लिए बहुत अच्छा कल्प है। वातज अर्धित के लिए दशमूल क्वाथ, बलाक्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ के साथ दूध देना चाहिए। मांस, मुदक या उड़द के अन्य पदार्थ मक्खन के साथ खाने को देना चाहिए। आहार में दूध और मांस का प्रमुखता से प्रयोग करना चाहिए। या तो दूध लें, अगर नॉनवेज खाते हैं तो मांस का प्रयोग करें। पित्तज अर्धित के लिए स्नेहन और स्नेहपान के लिए गोघृत उपयुक्त है। रक्त मोक्षण भी कराना बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। कफज अर्धित के लिए ब्रहणोपचार अपेक्षित है और शोथ अगर ज्यादा है कफज अर्धित में
तो शुरू में वमन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तज के लिए जैसे रक्त मोक्षण बता दिया, स्नेन और स्वेदन और गोघृत इसका प्रयोग बता, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और पथ्य में अर्धित वात में वातज्ञ आहार विहार पथ्यकर है कि ठंडी हवा में नहीं जाना है, शरीर को गर्म जगह पे रखना है। अपथ्यकर मतलब शीत पदार्थों का सेवन, मतलब फ्रिज के पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी हवा लगना है, ये सब, एसी में रहना, शीत पवन सेवन, इसको वर्ज्य करना चाहिए। शीत हवा का पूर्णतः वर्ज्य करना चाहिए। तो इस तरह से फेशियल पैरालिसिस का चिकित्सा जो है वह करते हैं। और यह फेशियल पैरालिसिस है ना, स्वतंत्र व्याधि के रूप में या परतंत्र व्याधि के रूप में, दोनों रूप में हमें पेशेंट में दिखने को मिलता है। तो मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और अपना अपना अनुभव बताइए कि आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो असाध्य पेशेंट है और आप लोगों ने ठीक भी किए होंगे। तो कृपया अपना अपना अनुभव बताइए, कुछ बताना चाहते हैं तो। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने पेशेंट देखे हैं तो बताइए कुछ एक्सपीरियंस। वर्षा मैम, गंगवार सर, फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट ठीक किए हैं आप लोगों ने? कैलाश जी आप बताइए सर। जी सर, प्रणाम सभी को, सबको प्रणाम। जी सर पेशेंट देखे हैं सर, ये अर्दित के पेशेंट बहुत देखे हैं और बिल्कुल यही लक्षण सब रहते हैं। और जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, जो साल 2 साल 3 साल इनको बीत गए हैं, जिनको मुख से लगातार लाला स्राव रहता है, एक आंख बंद नहीं होती है और नाक से भी स्राव लगातार रहता है और आंख जो है खुली रहती है, रोगी का आवाज भी प्रॉपर नहीं रहती, इरेगुलर रहती है आवाज भी, और स्पष्ट वो बोल नहीं पाता है। तो वो बिल्कुल पेशेंट सेम टू सेम रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं सर। और ज्यादातर में जो है ये इसमें स्नेहन करके फिर स्वेदन करके और फिर वातशामक जो योगराज वगैरह दे के और साथ साथ जो है ये पंचकोल त्रिकटु इनका प्रयोग करके और नशे देने से थोड़ा लाभ रहता है उनको, क्रॉनिक में नहीं रहता। सर एक पेशेंट की वो अपलोड की थी मैंने कल, यूषा पाल नाम की ना, तो वो आप प्लीज देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं, आप अलाउ करेंगे तो मैं ले आऊंगा जब आप कहेंगे। लाइए ना सर। शाम को ले आए सर, हाँ सर। संभाषा में। हाँ सर लाइए। तो आप थोड़ा देख लेंगे वो, उसमें हाँ। सर ये है कि एक पेशेंट की ठोडी की राइट साइड में उनको एक हार्ड वो बना लीजन, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे साल भर के अंदर वो दूसरी साइड तक फैल गया। वो रेड कलर का लीजन है और हार्ड है, और चेहरे के जो ठोडी की साइड है वो दूसरी मुंह तक चला गया, वो एंगल ऑफ माउथ तक। तो उसमें ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत करा लिया है, एलोपैथी भी आयुर्वेद भी, और सर वो उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उसका बायोप्सी भी कराई है उनकी, लेप्रोसी का भी निगेटिव है टेस्ट उनका, और पित्तज प्रकृति है, 42 इयर्स की लेडी है, और आर्तव में भी उनकी इरेगुलरिटी है कुछ। तो वो उसमें हेतु उनमें मुझे कुछ खास मिला नहीं, हेतु सिर्फ यही है कि वो ज्यादातर बैठे रहने का काम है उसका, कंप्यूटर का, लेडी का, और वो अदरवाइज और कोई स्पेसिफिक कॉज उनका मिल नहीं पा रहा। मैंने केस शीट भी बनाई थी सर, और उनकी रिपोर्ट भी मैंने अपलोड करी है कल शाम को, तो आप प्लीज देख लीजिए, और शाम को मैं, आप कहेंगे तो मैं ले आऊंगा उनको। हाँ सर लाइए। ठीक है सर जी, हाँ, प्रणाम। लेकिन आपने कहा बैठे रहने का हेतु है, एक ही हेतु नहीं होता है, बहुत सारे हेतु रहते हैं। वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे ना क्या हेतु है। वो सर मेरे को नहीं आया, तभी मैं सर पूछा। हाँ हाँ। मैं तो बहुत अभी शुरू ही किया, आपकी गाइडेंस में थोड़ा शुरू किया है, तो जैसा आप कहेंगे वैसे चलूंगा मैं। मुझे डांट भी सकते हैं आप कभी भी। नहीं, मैं क्यों डांटूंगा। नहीं, मैं तो वो शिष्य हूँ ना, मेरे को तो आप कुछ भी कहेंगे मेरे लिए सब जी आप वचन है सब। ठीक है सर, तो आप लेके आइए सर। जी सर जी, प्रणाम सर। प्रणाम। तो आप लोगों में अर्धितवाद के पेशेंट जिन्होंने ठीक किया है, कृपया अपना अपना अनुभव बताइए। बहुत सारे सर लोग। प्रणाम। हाँ सर बताइए सर। हाँ सर, मैंने भी अभी 2-3 महीने पहले एक पेशेंट आई थी, और वो करीबन 40 इयर्स की लेडी थी, डायबिटिक थी, हाइपरटेंसिव थी। तो वो एक मतलब घूमने गए थे, खजुराहो है हमारे पास में यहाँ से, सागर से। तो वो गई थी, तो ट्रैवलिंग की उन्होंने,
तो ट्रैवलिंग करने के बाद जब वो वापस लौटी तो उनका पूरा एक जो फेस था वो उसमें ये अर्दित हुआ, और उनका पूरा जो चेहरा है, मतलब जो उनकी आंखें हैं वो पूरी बंद हो गई थी, मुंह उनका टेढ़ा हो गया था, और आपका लार टपकना भी उनका शुरू हुआ था, और एक पोर्शन में पूरा भारीपन उनको हो गया था। तो सर वो आई थी तो उनको जब उनका ये हेतु मिला उनका कि ठंडी हवा में जो उन्होंने ट्रेवलिंग की 2 दिन, उसके कारण ही उनको ये मतलब वर्धित हुआ। और इसमें फिर वही सर नस्य दिया था, स्थानिक स्नेहन शोधन किया था, और उनको गंडूश धारण कराया था, दीपन पाचन औषधि दी थी उनके लिए, और पूरी वात शामक चिकित्सा, वात कफ शामक चिकित्सा की थी उनकी। तो उससे करीबन एक महीने में वो ठीक हो गई थी। बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन आपने जो ये बात बताया ना, ये 100% सही है। लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हवा लगती है, ट्रेन से या एसी गाड़ियों से जाते हैं और फिर आते हैं तो उनको हो जाता है ऐसे। जी सर। जी प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, मेरे पास भी एक पेशेंट था 2 साल पहले करीब। हम्म तो ऐसी 20-21 साल की लड़की थी, तो सर हाई ग्रेड फीवर आया था, और उसके बाद उसकी फेशियल पैरालिसिस हो गई थी सर। और वो फर्स्ट टाइम तुरंत ही मेरे पास आ गए थे, और वो 15 दिन में रिकवर कर गई थी पूरी तरह से। एक तरफ आँख बंद नहीं हुई थी, एक तरह से थोड़ा सा प्राइवेशन हो रहा था, इस तरह से पूरा था सर उसका। तो नस दिया, बात समझ चिकित्सा की, पर रिकवर करके आज तक सही है पूरी तरह से। बहुत अच्छा है आपने सर ने। हाँ, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया ये तो बताइए, ट्रीटमेंट प्लान क्या था? सर मैंने जो है उसमें आपका क्षीर वाला था नहीं, तो मैंने क्या कहते हैं इसका अड़ू तेल का नस दिया था सर, और ये भ्रतभा चिंता में रस दिया था, और एकांग भी रस दिया था, विष्णुदक बटी दी थी सर मैंने, और आपका पंचामृत लौह गुल दिया था, और क्या कहते हैं उसका वही क्षीर वाला तेल से उसका स्नेहन और सोयरन, बस सर इतना ही है। तो सर कितना टाइम लगता है आपके मतलब ट्रीटमेंट? 15 दिन में। वो लड़की का मैंने कमेंट भी लिया सर, बल्कि ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है इसका। तो उसने खुद कहा था कि इतनी जल्दी मैं तो आशा नहीं कर रही थी जल्दी सही हो जाऊंगी, मतलब किसी पे थी सबसे फास्ट रिकवरी थी सर। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर। प्रशांत भट्ट जी, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया और क्या रिजल्ट है वो भी तो बताइए। मेडिसिन क्या था आपने जो बताया? सर उनके लिए यही था सर, उनको भ्रतवाज चिंतामणि रस था, समीर पन्नक रस था, उनको एकांग बीट था, महायुगराज गोकुल था, और क्षीरबला तेल का नस्य था, और मैंने उनको मात्रावस्थी भी दिया था क्षीरबला का। तो उससे उनका बढ़िया रिजल्ट आ गया था, और गंडू धारण करने के लिए भी ये क्षीरबला तेल ही दिया था, तो इससे बढ़िया उनका रिजल्ट आया था। और आपने विरेचन भी दिया था? हाँ, लघु विरेचन तो सर सभी को देता हूँ मैं, नित्य विरेचन सबका रहता है। उसमें क्या द्रव्य रहता है विरेचन में? त्रिवत लेहम सर। कितना मात्रा में? 1 चम्मच सर, से 1 चम्मच से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कॉन्स्टिपेशन की सीवियरिटी क्या है, यदि ज्यादा रहता है तो उसको बढ़ा देते हैं। जी। और सर वो आप कल पेशेंट को देख के आए थे, तो आपको क्या एनालिसिस हुआ आपको? नहीं, अभी नहीं गया सर, मैं आज जाऊंगा। आज जाइएगा फिर बताइएगा ना? हाँ सर, मैं बताऊंगा। ठीक है सर। जी ठीक सर। है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर विनीता मैम, कंचन मैम, वर्षा मैम, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए अपना अनुभव। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। जी सर, ऐसे पेशेंट बहुत कॉमनली मिलते हैं, और मैंने जो पेशेंट एक देखा था तो उसको ईयर इन्फेक्शन हुआ था। वो ईयर इन्फेक्शन का कॉज भी ये था कि वो स्विमिंग पूल में गया था, जो वाटर पार्क वगैरह होते हैं ना, छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं, तो पानी बहुत कान में गया था उसको। 7-8 दिन वो ईयर इन्फेक्शन रहा। वो ठीक नहीं हो रहा था शायद, तो और फैन बहुत घर में तेज लगा के सो गया था। और दूसरे दिन उठा तो वो पूरा वन साइड डेविएटेड माउथ एंगल था, और आंख बिल्कुल झपक नहीं रही थी, और आंख से पानी आना, मुंह से लार आना, ये स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे कांटेक्ट किया
वो मैंने पिक्चर भी डाली है आपको, पर उन्होंने बस फोन पे मुझे बताया ऐसा ऐसा हुआ है, वो पिक्चर भेजी, पर वो आए नहीं सर मेरे पास। पर उन्होंने कुछ तो भी स्टीरॉइड वगैरह स्टार्ट किए, फिर उसके बाद वो मुझे कांटेक्ट ही नहीं किए। पर ऐसे पेशेंट मैंने पहले भी ट्रीट किए हुए हैं, दीपन पाचन अनुलोमन स्नेहन स्वेदन करके, जैसे हम रसराज चलाते हैं, महावात विध्वंस एकांग वीर रस त्रयोदशांग उग्र। इसमें बहुत बार पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस की भी हिस्ट्री मिलती है, तो उसके हिसाब से भी मेडिसिन देना पड़ता है। अगर ईयर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके हिसाब से भी हमको ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ता है। दिखते हैं सर, और बहुत इनिशियल फेज में अगर पेशेंट आता है तो हम उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। फेशियल एक्सरसाइज भी बोलती हूँ सर, थोड़ा ऑयल मसाज भी बोलते हैं चेहरे पे, तो उससे वो काफी, जैसे मुंह को फुलाना है, एक्सरसाइज बोली जाती है। थोड़ा सा चेहरे की साइड की जो मसल्स है उसको अच्छे से स्नेहन स्वेदन करके उसको एक टाइप का मतलब एक्सरसाइज ही हम कराते हैं, और फेशियल एक्सरसाइज, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है सर। और थोड़ा सा जैसे हम उनको प्राणायाम वगैरह के लिए भी मोटिवेट करते हैं, तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट। कोई कोई पेशेंट जो न्यूली एकदम डायग्नोज होते हैं ना, तो उनको तो 15 डेज में वो पूरा 100% रिकवर कर जाते हैं। पर जो क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं तो 3-4 साल पुराना है, और फिर वो आ रहे हैं, तो जैसे आंख तो उनकी पूरी जैसे ओपन होती है ना, तो वो थोड़ी तो नॉर्मल होना स्टार्ट होती है, पर जैसे सोने जाते हैं ना वो पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, फिर भी वो थोड़ा सा ओपन रहती है। तो वहां पे उनको बोला जाता है कि थोड़ा सा आंख में इन्फेक्शन ना हो, इसके हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। तो जो क्रॉनिक केसेस होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है ठीक होने के लिए, या फिर कभी कभी ठीक भी नहीं होती है। जी सर। जी। और आप नस्य वगैरह क्या चीज का देती हैं? सर मेरे पास अनु तेल होता है, बादाम रोगन तेल होता है, और एक शरबिंदु तेल होता है। जिस हिसाब से पेशेंट की कंप्लेंट हो उस हिसाब से वो यूज करती हूँ सर। अच्छा, और और कितना मात्रा में आप देते हैं ये बादाम तेल? सर आपको तो अभी देख के मैंने तो 10 ड्रॉप्स तक मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि वो फिर भी कंपनी मेड है, तो मैं इतना ज्यादा उसको नहीं डाल पाती हूँ। और आपका शीर वाला ऑयल जो है, जो पेशेंट वो लेना चाहता है तो फिर उसे वो दे देती हूँ, तो उसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखती हूँ फिर। जी, जी सर। थैंक यू। थैंक यू। और ये कोई सर बताइए। बार बार, सर ये बार बार रिपीट होता रहता है। एक पेशेंट था, अगर मेरा उस समय तो मैंने ट्रीट नहीं किया था, तो उसने उनकी बार बार कंप्लेंट की बार बार हो जाता है, साल 2 साल पर ये रिपीट हो जाता था। तो और सही उसमें अगर बात बात का हेतु सेवन अगर कंटिन्यू रहेगा तो होगा ही ना सर। जी सर। बात का सेवन हेतु बन के और नस से कंटिन्यू लेते रहे तो फिर नहीं होता है सर। सर ये रुझा का मतलब क्या होता है सर? क्या चीज? जैसे रुझा करके एक मैंने ये बस्ती के व्यापक में पढ़ा था कि अतियो हो जाए बस्ती का, तो उसमें रुझा होने लगता है। रुझा मतलब उसका शब्दशः अर्थ है पेन होने लगता है। थैंक यू। रुक रुझा, रुक शब्द से बना है तो पेन होने लगता है। ठीक है, थैंक यू सर। और डॉक्टर विनीता मैम, डॉक्टर प्रभात जी, आप लोगों ने फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट देखे हैं तो बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस। सर नमस्कार। जी थैंक यू। हाँ बताइए सर। सर मैं ऐसे ऑफन मिल जाते हैं सर ऐसे अर्जित का केस बहुत सारे मैं देखा हूँ, और कुछ जो न्यू केसेस हैं वो अर्ली रिकवरी भी हो जाते हैं, 1 वीक में ऑलमोस्ट रिकवर भी हो जाते हैं। जी। पहले तो मैं 1-2 आयुर्वेदिक मेडिसिन देता था, नहीं तो मॉडर्न ट्रीटमेंट ही चलता था। पर यहाँ मैं बात चिंतामणि सर आपका आवाज चला गया। डॉक्टर प्रभात जी आपका आवाज चला गया, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर आशा जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सभी को। हाँ। देखिए सर, मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, लेकिन इसमें मुझे एक याद रह गया, एक ओल्ड एज लेडी का केस आया था। उनको 4 साल से अर्जित था, ब्रेन स्ट्रोक था। उसके बाद मेरे पास आया था कि बिल्कुल मतलब मूवमेंट नहीं थी बॉडी में। फेशियल पैरालिसिस तो 3 साल से था ही। तो फिर मैंने सर उनको बस्ती वगैरह कराया था, तो उससे उन्हें काफी मतलब रिकवरी होने लग गई थी।
लेकिन फिर पेशेंट डिसकंटिन्यू कर गया और किसी और जगह पे, क्योंकि मेरे पास मैंने बोला था कि उनको पंचकर्मा रेगुलरली कराना पड़ेगा बस्ती वगैरह स्नेहन स्वेदन के साथ। तो उन्होंने 3-4 महीने तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा था, तो सर मूवमेंट थोड़ी आने भी लग गई थी उसमें। ठीक है ना, आपने जितना किया उतना तो किया, आप सेटिस्फाइड हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी सर, मतलब वही पेशेंट एकदम पैरालाइज था, बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, आंखें भी उनकी सिर्फ आई मूवमेंट ही थी, वात का इतना प्रकोप हो गया था। लेकिन फिर मैंने उनको दशमूल तेल की बस्ती कराई थी और ये अपना क्षीर बादाम तेल से स्नेहन स्वेदन करा के नाड़ी स्वेदन वगैरह भी कराया था। लेकिन फिर पेशेंट के रिलेटिव बार बार क्लिनिक पे लेके आने के लिए अनेबल थे, तो उन्होंने बोला कि हम मैडम ला नहीं सकते। तो मैंने ही उनको बताया था कि आप किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, तो वहां पे क्या है उनका पूरा ध्यान दिया जाएगा, टाइम टाइम पे वो जो स्नेहन स्वेदन है और अपना बस्ती वमन विरेचन से सब कराएंगे। फिर वो लोग वहां पे ले गए थे, लेकिन काफी मतलब बेड रिडन, मतलब पेशेंट अपनी उंगली तक हिला नहीं पा रहा था। फिर वो पेशेंट बात करने लग गया, वहां तक मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा है ना, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू आशा मैम, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। डॉक्टर कमल शेल्के मैम, आपने पेशेंट देखे हैं फेशियल पैरालिसिस के? कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। हाँ देखिए ना सर। हाँ बताइए। सर मैंने वो आईटी सेक्टर की एक लड़की देखी थी जो पीसीओडी के लिए आई थी, मैंने बताया था, तो उसका फेशियल पैरालिसिस था, तो उसको मैंने ट्रीट किया था। तो उसमें अभ्यंग स्नेहन और स्वेदन ही बोला था और मात्रा बस्ती दी थी, ओरली बृहद्वाज चिंतामणि और पीसीओडी के तरह उनको नशे भी मैंने दिया था, तो वो कवर हो गई क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस था उसका सर। अच्छा, आपने क्या दवाई दिया था वो भी तो बताइए, दवाई आपका स्पेशल। फेशियल के लिए सर मैंने मसाज के लिए उसको एलादी तेल दिया था। हाँ। और मात्रा बस्ती के लिए सहचरादी तेल दिया था, नस्य के लिए आपका सिर वाला तेल दिया था। हाँ। और लाक्षादी गुगुल एक दिया था ओरली दोपहर को, और बृहद्वाज चिंतामणि, महायुवराज गुगुल और रसपाचक रक्तपाचक भी दिया था मैंने, तो उससे वो ठीक हो गई सर। कितना टाइम लगा था ठीक होने के लिए? सर उसको मैंने 2 महीने दिए थे कंटिन्यूअस, और मात्रावस्थी भी कंटिन्यूअस 2 महीने, और पहले 1 महीना दीपन पाचन किया था उसका, क्योंकि आईटी सेक्टर में होने की वजह से रात्रि जागरण वगैरह ये इसका हेतु था, विषमासन भी हेतु था उसका, और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का भी, मानो मलमूत्र वेग का धारण करना, ये भी उसका था। तो वो मैंने उसको हेतु भी बताया था, उसके बाद उसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कराया था, तो रिकवर हो गई। मानो वन साइड जब वो बोलती थी ना, तो उसका लिप और ऐसे वन साइड जाता था, और एक आई आई मूवमेंट भी उसकी वन साइड ऐसे ऐसे जाती, मानो वन साइड उसका ऐसा तिरछा ऐसा ऐसा वन साइड टेढ़ा हो गया था उसका। ऐसा था सर, लेकिन उसको पता नहीं था। जब वो मेरे पास आई थी पीसीओडी के लिए, तो मैं बोली आपका मूवमेंट ऐसा, मुंह का कैसे? नहीं मैम वैसा ही है। नहीं देखो, मैंने बोला, तो उसने आईने में जाके घर में देखा, तो उसको लगा हाँ मैम सही बोल रही है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट ली, तो बहुत अच्छा हुआ था। सर एक पेशेंट के बारे में मुझे पूछना था। कंपवात का पेशेंट मेरे पास आया है, पहला है एक्सपीरियंस है मैंने आज तक नहीं ट्रीट किया इसे कंपवात के। तो उसमें सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए? कंपवात है तो क्या क्या सिम्टम है? आपने कैसे बोला कि कंपवात है, क्या सिम्टम हाँ है? सर, उसके जो हाथ है ना, वो कंटिन्यूस हिलते रहते हैं, मानो कौन सा भी उसका इंस्ट्रूमेंट लो या हाथ में कौन सी भी वस्तु आइटम दो, तो कंटिन्यूस कंप रहता है हाथ पे दोनों, और पाँव की मूवमेंट भी उसकी ऐसे रोबोट जैसा चलता है ना सर, वैसे चल रहे। अभी पेशेंट को 3-4 साल हो गए वैसे, लेकिन उनके घर के बोल रहे थे वो काम करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन पहले से अभी उनको ज्यादा हो रहा है। पहले एक हाथ में थोड़ा सा चाय पीने के वक्त जब वो लेते थे डिश, तो
कांपते रहते थे, लेकिन अभी मूवमेंट ज्यादा हो रही है। अभी उनका एज है 63 इयर्स। और हेतु क्या है सर? हेरिडिटरी है, उनको माँ को भी अबव 60 के बाद ये नहीं, हुआ ये था। तो ठीक है, वो हेरिडेटरी है, लेकिन उनमें चिंता बहुत ज्यादा होगा, काम शोक भयाद वायु, नहीं सर, वेगावरोध होगा। हाँ पेशेंट का अभी नेचर देखो ना, एकदम कूल माइंड का है, ना कि कोई कूल माइंड चिड़चिड़ा। होना अलग बात है और चिंता होना वो अलग बात है। चिंता हाँ जरूर होगा, स्ट्रेस होगा शोक के वजह से, एक दूसरा वेगावरोध होगा, तीसरा हाँ रुक्ष धान्य खा रहा होगा बहुत ज्यादा, बहुत सालों से, रात्रि जागरण, अति मैथुन, धातु क्षय, ये सब जरूर हेतु निकालिए आप। तो हेतु निकालने के बाद उसको बंद करिए पहले तो, ठीक है। और ब्रेन में अगर आप MRI CT स्कैन लें तो एट्रोफिक चेंजेस भी आ रहे होंगे। हाँ हाँ सर, माइल्ड डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोपी ऐसे करके आया है सीटी का। तो और देखिए आगे मॉडर्न पता चल गया ना कि, और ये सब क्यों हो रहा है, हाँ हेरिडेटरी तो होगा एक, लेकिन ये भी हेतु होगा जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे पेशेंट में सर ऐसे पेशेंट स्टार्टिंग में से। एक तो एट्रोफिक चेंजेस है, तो हाँ आशा मैम अभी बताएंगी। एट्रोफिक चेंजेस है तो आपको क्या करना है कि घृत कल्पना देना है, जैसे कि हाँ महाकल्याण घृत, जो मस्तिष्क रोगाधिकार में मेध्य जितने घृत हैं, जैसे हाँ महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, महापंचगव्य घृत, महापैशाची घृत, ये ज्यादा देना है दीपन पाचन करके। दूसरा क्या करना है कि इसमें कंप वातारी रस, सुना है आपने, हाँ कंप वातारी रस, तांडव वातारी लौह, ये अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में महावात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, ये देना है, कुचला के कल्प देना है। और ना नस से दीजिए, जो मैं शेरबला तिल बोलता हूँ ना, दिया है मैंने सर, नस से डबल डबल, पेशेंट। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, इतना मात्रा में दीजिए। मृदु पाकी 101 शीरबला तेल का नस से दीजिए। जितना स्नेहन होगा ना, उतना कम पवार 3 महीना में ठीक हो जाता है। और बस्ती भी दीजिए और रसायन भी दीजिए। सर रसायन में ब्राह्म रसायन हम दे सकते हैं इसमें? 100% रसायन काल में दीजिए। ओके। और सर ऐसे पेशेंट में शिरोधारा और शिरोबस्ती क्या काम हाँ, करेगी? बहुत अच्छा काम होता है। शिरोबस्ती लेकिन सर, करेंगे ना तो वो पूरा तेल लग जाएगा। शिरो पिच्चू रखिए। हाँ तो सर ऐसे एनवायरनमेंट में हम अभी नहीं दे सकते ना? क्यों, आप दीजिए ना कोश न करके। हाँ, क्योंकि अभी तो क्लाइमेट क्लाउडी क्लाउडी है तो। तो क्या हुआ, शिरोधारा के लिए ऐसा नियम तो नहीं कि नहीं कर सकते हैं, शिरो पिच्चू के लिए ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेटेड थोड़ा है। मुझे थोड़ा लगा कि सर अभी क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो पेशेंट का आप मात्रा। वो पेशेंट जब भी घर आपके ट्रीटमेंट से बाहर निकले तो सिर को ऐसे पगड़ी डाल के या कुछ ऐसे ढक के जाए, हवा सर ना। अभी मैंने पेशेंट को दीपन पाचन के लिए दिया था, सिंहनाथ गुगुल भी दिया है, दशमूलारिष्ट दिया है, ब्राह्मी घृत भी दिया है, नशे के लिए शीरबल, लेकिन मैंने 10 ml बोला था पेशेंट को। और मृदु विरेचन के लिए कैस्ट्रॉयल दिया है। और आपने पिछली बार हमको सिखाया था, उस टाइम पे बोला था एक योग अश्वगंधा, खुरासी की अवानी और कपी कच्चू का जो शिरपाक बोले थे सर आप। हाँ बराबर। तो मैंने वो पेशेंट को अभी दिया है, लेकिन शिरोधारा अभी करूँ या ऐसे क्लाउडी शिरोधारा क्लाइमेट? करिए, बस हवा में न जाते टाइम हवा न लगे, कान में हवा न जाए और सिर को ढक के जाए। हाँ, तो सर ये कंपवातारी रस और तांडव वातारी रस ये मिलता है? तांडवातारी लौह, लोह मिलता है क्या सर? हाँ मेरे पास है, आप देखिए मार्केट में मिलता है। ठीक है सर, फिर आपसे ही मंगाती हूँ। और और सुनिए, पेशेंट। आप ना हाँ, एट्रोफिक चेंजेस को ठीक करने के लिए घृतपान नहीं देंगे तो नहीं ठीक होंगे पेशेंट। नहीं ब्राह्मी घृत दिया है अभी मैंने हाँ, सर। 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, और नॉर्मल घी भी खाने को दीजिए खाने में। गोघृत। हाँ, और बस्ती भी दीजिए, मात्रा बस्ती। ओके सर। स्टार्टिंग से दीपन पाचन हुआ है उनका, उसके बाद अभी ये चालू सब कर देती हूँ उनको ठीक है, और बाकी सिर्फ। आशा मैम क्या बोल रही हैं उनका सुनिए। आशा मैम आप अपना योग बताइए जो आपने लिखे हैं। जी सर। जी सर, कंपात में तो जैसे आपने बताया एकदम परफेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कौचा पाक का इसमें काफी अच्छा रोल रहता है। और महाकल्याण घृत, महावात विध्वंस रस, समीर पन्नग रस, सहस्त्रकुटी अभ्रक, क्योंकि यहाँ पे मनोवह स्रोतस पे भी काम करना है और जो भी शीरा कंडराओं में शोष उत्पन्न हुआ है वात की अधिकता के कारण, तो उसके ऊपर भी काम करना है। जो भी बल्य औषधियां हैं
जो मांस पाचक मेद पाचक में हम लोग यूज करते हैं वो सारी हम यूज कर सकते हैं। महाकल्याणकृत और ब्राह्मीकृत का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और लाक्षादी गुग्गुलू है और ये अपना चंदन लाक्षादी तेल, इससे आप अभ्यंग कराइए, शिरोधारा कराइए, शिरोपीचू कराइए, नस्य कराइए, ये काफी अच्छा रहेगा। ओके विदु विरेचन और अनुलोमन तो आपने कराया ही है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ना। ओके और मैम। शिरोधारा भी कराइए मैडम, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, पेशेंट को काउंसलिंग और उसके साथ थोड़ा मंत्रोच्चारण के द्वारा मेंटली भी उसको काम कीजिए। जैसे कि सर ने बताया कि अति चिंता, शोक या पेशेंट के अंदर साइकोलॉजिकली कोई ऐसी बात बैठी हुई है तो आप उसको काउंसलिंग के द्वारा बाहर निकालिए। कई बार ऐसा रहता है ना कि पेशेंट के सालों साल कोई ना कोई बात में घुटता रहता है और वो कन्वर्ट हो जाता है अति चिंता के कारण। ये वायु की जो भी शिराएं हैं, कंडराएं हैं, उसमें शोष उत्पन्न होना। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। ओके मैम, टोबैको च्यूइंग की भी हिस्ट्री है उनकी, 20 या 30 बार वो लेते दिन में टोबैको। ओह माय गॉड, हाँ, तो ये भी उनको एक हेतु हो सकता है, तो ये भी पहले दूर करवाइए। और टोबैको के लिए तो सर ने जो योग बताया ना, खुरसानी यवानी अजवाइन वाला, वो काफी इफेक्टिव है। मैम, शिरोधारा किससे करवाए हैं? शिरोधारा आप महाकल्याणकृत से करवा सकती है, महानारायण तेल से करा सकती है, चंदन बला लाक्षादी तेल है, क्षीर बला तेल है। ओके ठीक है मैम। बाकी काफी अच्छा कर रही है आप। ओके पहला केसेस में मैंने आज तक नहीं ट्रीट किया ऐसे केस, तो थोड़ा सा सर का गाइड, आपका गाइड चाहिए था इसलिए। नहीं हो जाएगा मैम। और पेशेंट की एज कितनी है? 63 ईयर्स है। 63 ईयर्स है ना, ठीक है। पेशेंट के रिलेटिव्स को कॉपरेट मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके करवाते रहिएगा। बताया मैंने, उनको बोलिए कि घर पे भी कैसे करना है, उनके साथ कैसे बातें करनी है, उनको बिजी रखना है। मतलब इसमें क्या रहता है ना, माइंड को एक्टिव भी करना पड़ता है। पेशेंट का दिमाग एक ही तरह पे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज दीजिए। जैसे वो येलो बॉल आता है ना, वो पकड़ा के दे दीजिए, और कोई एक्टिविटी उनको क्रिएट करके दीजिए कि आपको ये लिखना है। या लिखना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी स्टेज में आया है पेशेंट आपके पास। तो मतलब ऐसा कुछ भी कि कुछ पुरानी चीजें उनको याद करने के लिए दीजिए। जो उनके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनके साथ मीटिंग्स अरेंज करवाइए। बच्चों के साथ खेलना पसंद है तो वो करवाइए। मतलब डाइवर्ट करना है उनके माइंड को कि सोचना कम करे, है ना। ठीक है। और मैम, ट्रीटमेंट कितने देर चलेगा वो पेशेंट को ऐसे बताना चाहिए या नहीं मैडम, बिल्कुल मत बताइए कि कितना टाइम चलेगा, नहीं तो पेशेंट ऐसे सोचेगा कि मुझे इतना हुआ नहीं है, ठीक हुआ नहीं है। उनका एक माइंडसेट हो जाता है, तो ये कभी मत बताइएगा। हाँ, ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली बोल दीजिए कि भाई इतना पुराना है तो शायद 1 साल भी लग सकता है। हाँ, मैंने वही बोला है, 1 साल तक ऐसे बोला है। मैं ट्राई करूंगी। 1 महीने में एनालिसिस करिए, आप कितना पत्ते पालते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली। हेतु सेवन का किया तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये मैंने बोला है उनको। हाँ, तो बोलिए कि आप हेतु सेवन मतलब आप पत्ते पालिए और 1 महीना में देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, तो आप डिसाइड कर लीजिए। और मैम यूश कल्पनाएं जरूर चलवाइएगा इसमें, क्योंकि पेशेंट के पथ्य पालन के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो मूवमेंट तो इतना कर नहीं पा रहे होंगे ना। वॉकिंग करते हैं क्या? करते हैं मैम, 4 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। नहीं तो इतना साइकिलिंग वगैरह भी मत करवाइए, क्योंकि अगर संक्रमण वगैरह ज्यादा हो गया तो भी बात बढ़ता है। हाँ, पेशेंट का ये रहता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, लेकिन जब चलते हूँ तो आधा किलोमीटर चलने के बाद उनकी सांस फूलती है मैम। तो इसका मतलब इसको आपको बस्ती देना पड़ेगा। बस्ती देना पड़ेगा, हाँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा हार्ट के रसक्षय भी मुझे उसमें लगा, इसीलिए मैंने मैडम जीवनीय गण के साथ दशमूल तेल की बस्ती दीजिए, नीरू अनुवासन करके काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। ओके, बाकी तो सर बताएंगे। और वो क्षीर वाला तेल का 30 ml सुबह, 30 ml शाम को नस से दे दीजिए, सिखा दीजिए। जितना तर्पण होगा तेल का उतना एट्रोफिक चेंजेस ठीक हो जाएंगे, और फिर वो पेशेंट का ये कंप पूरा ठीक हो जाएगा 2-3 महीने में ही आप देखेंगे। तो वो डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी ने भी तो ठीक किया था, 2-3 महीने में पूरा ठीक हो गया पेशेंट। ओके, ठीक है।
ठीक है सर, ट्राई करती हूँ और फीडबैक बताती हूँ आपको। हाँ, ठीक है आप हमेशा थैंक यू सक्सेसफुल होने सर। चाहिए मैम। कमल जी, आप सर सक्सेसफुल होने आप चाहिए। जी, आप हो तो वो ट्राई करूंगी मैं। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। हाँ, डॉक्टर जी मीनल गुप्ता मैम, आपने फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट देखे हैं तो आपका एक्सपीरियंस बताइए। विकास कुमार जी, मीनल मैम, शशि मैम, वर्षा मैम, अनुरिता मैम, कुछ बताइए आप लोग, इतने अच्छे प्रणाम अच्छे। सर। हाँ जी, बताइए। प्रणाम सभी को। सर मेरे पास आई थी एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी थी, और उसका हेतु था, मुझे स्ट्रेस ही लगा क्योंकि उसकी छोटी बच्ची थी 2-3 महीने की, और फिर थोड़ा सा अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, मायके में आके बैठी, उसकी वजह से शायद उसको हुआ था। तो लक्षण तो उसके यही थे कि उस आंख से एक साइड मतलब आई ड्रॉप भी था, और फिर आंख से पानी निकलना, एक साइड लिप्स वगैरह, पूरा मुंह टेढ़ा ही था समझ लीजिए। उसको 6 दिन तक बस उसने मुझसे थेरेपी ली, शिरोधारा की थी मैंने, उसका स्नेह संवेदन किया, और नस से दिया था षटबिंदु तेल का। तो उतने में उसकी आंख से पानी आना तो 2 ही दिन में बंद हो गया। विद गर्म भी किया था मैंने उसका आंख के पास वाला। तो आंख की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, वो जो रेडनेस सी दिखती थी ऊपर से वो सब भी ठीक हो गया। बस चेहरा पूरी तरह से सीधा नहीं हुआ था, लेकिन 6 दिन के बाद, कम से कम 7 दिन उसको बोला था मैंने लेने के लिए, तो आई नहीं। उसके बाद मेडिसिन भी एक ही बार की बस ले गई। स्ट्रेस था तो मानस चिकित्सा भी की थी, मानस मित्र गुटी का। बाकी यही सब बात शामक को विरेचन दिया था। जी, इंटरनल दवाई में क्या क्या दी थी आप? इंटरनल में सर मैंने दिया था उसको वातगजांकुश रस, महायोगराज गुगुलू, और अश्वगंधा अश्वगंधा कैप्सूल दिए थे, और रासना सप्तक कषाय, जी मृदु विरेचक एक दिए थे, स्वादिष्ट विरेचक जो। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। ठीक है। सर एक और पेशेंट थी, लेकिन उसने तो 3 ही दिन बस वो आई, और उसको कंपवात तो था लेकिन पैर में, मतलब पूरा पैरालाइज्ड थी वो एक साइड से, और उसका एक पैर हिलता रहता था। तो 3 दिन में तो कभी भी कोई पेशेंट में कैसे रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके घर वाले 3 दिन के बाद नहीं लाए, बोले उसका पैर तो ठीक ही नहीं हो रहा 3 दिन में? है। जी सर। अच्छा, वो आपको साईं बाबा समझ रहे थे कि आप एकदम जादू करेंगी, कुछ भभूत मैंने वभूत बोला दे कि देंगी, ठीक कर बाकी देंगे। चीज तो ठीक हो रही है, पहले से ठीक बोल रही है, पहले से उसको दर्द कम है, लेकिन पता नहीं आए, पास में ही है जबकि बहुत दूर भी नहीं है। कोई बात नहीं, 3 दिन में कोई ठीक करता है क्या? ठीक है। जी सर। क्या है ना, लोग भी अजीब हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट करते हैं, वो एलोपैथी के पास जाएंगे तो उतना इतना फास्ट नहीं रहेगा एक्सपेक्टेशन। जी सर। और वो जो जलोदर वाली पेशेंट एक्सपायर हो गई सर। हाँ, तो असाध्य लक्षण था, आपकी बात तो मानी नहीं वो। हाँ, मैंने उनको बोला उस दिन भी, बहुत बोला, अब क्या कर रही है वो, आईसीयू में जाके बस वेट कर रही है, मतलब अपने जाने। हाँ, तो एक्सपायर हो ऐसे गई। ही हो गई। अरिष्ट सूचक लक्षण होता ही है कि वैद्य की बात ना मानना। जी सर। हम्म। और उनको वहीं से जाना ही था, तो अब क्या कर सकते हैं आप? हाँ सही बात। आपने मना किया कि ये मत खाओ वो मत खाओ, उनको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अभी क्या कर सकते हैं? एक तो मेरे पास ऐसे ही पेशेंट आई थी, मतलब ओल्ड लेडी थी, तो उनको ना सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगी, और वो एकदम लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल से निकाल के लाए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब नहीं होगा, इनका पूरा लीवर फेल होगा, हो गया है। जी। तो जलोदर था, वो मेरे क्लिनिक में आई, 5 मिनट बात की, और प्यास लगी उनको, मैंने कहा कि अभी पानी बंद करना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, और मैंने दवाई दिया, वो दवाई भी नहीं खाए। मेरे घर से निकल के थोड़ा दूर पे गए, वहां रोड पे गए, और जाते जाते उनकी डेथ हो गई। जी। तो वो लास्ट स्टेज में क्यों लाए, जब मरने वाली थी तब क्यों लाए, उसके पहले क्यों नहीं लाए? जी सर। हाँ, ऐसे ही होता है। एक तो मेरे पास LIC के मैनेजर आए थे दिल्ली से, 2004 में आए थे, दिल्ली से आए थे, और उनके बेटा और बहू ने इलाज किया, और उनका हेतु था कि मदिरा पीना, दारू पीना उनका एक वीक पॉइंट था। तो उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट किया, पूरा ठीक हो गए एकदम। पहले तो जब आए थे तो पेट में जैसे प्रेग्नेंट लेडी है वैसे थे, पूरा बॉडी में मांस सूख गया था, ऐसे आए थे। फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया उनको, दूध पे रखा और ये सब बंद कर दिया, तो ठीक हो गए। तो फिर उनको ना क्या हुआ कि मैं जी किस ले रहा हूँ,
दारू नहीं पीऊंगा, रात भर पीते रहे और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद ही मर गया रात को। तो ऐसा बोले हम जी क्यों रहे हैं कि दारू बंद कर दिया डॉक्टर ने, तो हम क्या कर सकते हैं। वो मैंने बताई थी ना इंदौर की केस, एयरलिफ्ट वगैरह करके, जो पार्ले के ओनर थे, उनका भी ऐसे ही था सर। पूरा उधर से लिवर कैंसर, मेटास्टेसिस, ये सारी चीज से रिवर्सल देके उनको अच्छे से भूख लगने लग गया, खाना लगने लग गया। 4 दिन में वहां पे होटल में रही थी उतना। लेकिन जब उनका डेथ का पता चला तो उन्होंने ऐसे ही बताया अराउंड अबाउट 2.5 साल के बाद में कि मैडम आपका 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में एकदम चलने फिरने, कंपनी भी जाते थे। ओनर ऑफ पार्ले जी फ्रॉम इंदौर। और सर उन्होंने उनका वो क्लब वगैरह दिखाया था जहाँ पे उनका कुछ 5-10 लाख का पैकेज था शायद। तो वो दोस्तों के साथ में वो ही बोले थे जिंदगी मतलब क्या थोड़ी ऐसे रुक रुक के जीना है। ड्रिंक्स किए उन्होंने, ड्रिंक्स करने के बाद में वो ब्लीडिंग हुई और गुजरे। तो वो सर लिवर सिरोसिस या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन ऐसे कुछ करके गए होंगे ना, क्योंकि उस वक्त में उनको असाइटिस और मेटास्टेसिस लिवर से ही बाहर निकाला था। सर आप जैसे बता रहे हैं ना ये अर्दित और इसका, तो ऐसे ही थोड़ी सी केस अलग थी। तो उसमें पैरालिसिस फेशियल होके उसके बाद में हिस्ट्री में उसके ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी दिख रही थी, टॉसिस भी था और मुंह से सिर्फ लाल ये होती थी, लेकिन बाकी सब रिकवरी हुआ था। तो वो पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था क्योंकि उसका टॉसिस भी क्या मेडिसिन सर एक्चुअली उसको शुरुआत में तो ये एकांगवीर और महायोगराज जुगुल वादगजांकुश और दशमूल काढ़ा मैंने शुरुआत किया था। फिर उसके बाद में मैंने सप्तामृत लोह नस्य, और क्योंकि पेशेंट काफी दूर से था तो वो आंखों का तर्पण वगैरह इसके लिए नहीं करता था, तो मेरे पास में ड्रॉप्स थे एक्चुअली जो एलोवेरा के, तो वो ड्रॉप्स, लेकिन मैंने सप्तामृत लोह और पंचामृत परपटी एक्टिवेटर सर। एलोवेरा के ड्रॉप्स का क्या मतलब इसमें वो ड्रॉप्स डालती हूँ सर मैं आंखों की जितनी भी जो मेरी मायोपिया मेट्रोपिया की ट्रीटमेंट है उसमें सप्तामृत लोह, त्रिफला, घृत और इसके साथ में जब मैं तर्पण वगैरह बाकी का करती हूँ तो उस वक्त में वो एक्टिवेटर के ड्रॉप्स चलाती हूँ सर। लेकिन ये केस जो है ना ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और इसकी वजह से थोड़ा मुझे ऐसे लगता था कि शायद पेशेंट ये नहीं होगा। बहुत यंग केस थी वो, मतलब हार्डली 35 या 36 के एज कुछ होगा। तब मैंने सर ना ताम्र परपटी और ये प्रवाल भस्म और एक और कॉम्बिनेशन उसके साथ में दिया था, शायद गुडूची या क्या, और उसके साथ में फिर ब्राह्मी घृत चलाया था। तो सर उसका टॉसिस भी क्या था, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी 6 मंथ्स के बाद में उसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी स्कैन में नहीं दिखा था। तो वो ऐसे दोनों चीज में। ड्रॉप्स कैसे बनाए थे आपने एलोवेरा के? मैम मैं नहीं बनाती, मैं इसको इंपोर्ट करती हूँ, एक्टिवेटर करके बनता कैसे वो तो बताइए सर। ये कॉन्सेंट्रेटेड डिकॉशन होता है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो बार्बाडेंसिस मिलर करके लोगों को एलोवेरा मतलब कोई भी एलोवेरा लगती है, लेकिन बहुत स्टडी हुआ है इस पे, काफी साइंस रिसर्च है। तो जो कोल्ड स्टेबलाइज रहती है जिसके अंदर मतलब सारी हर्बल डिकॉशन से उसको स्टेबलाइज किया जाता है, तो उसमें से सारा पानी का ये निकाल के उसको कंसंट्रेट करके ये किया जाता है। मैं उसको सिर्फ आंखों में ही नहीं ओरल कैंसर पे भी यूज करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ये आप खुद बनाते हैं कोई? नहीं मैम मेरे पास में इतना टाइम नहीं मैम, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं इंपोर्ट करती हूँ। एलो एक्टिवेटर बोलते हैं इसे, लेकिन ये कोई फॉरेन की कंपनी का इंपोर्ट करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। जो एलोवेरा अगर बोलते हैं तो अपनी स्टेबलाइज ही लेना चाहिए, तो उसका यूज फॉरएवर भी एक कंपनी है ना, वो भी शायद यस मैम फॉरएवर लिविंग ही एलोवेरा की 84%। अच्छा हाँ वो है बहुत शहद और एलोवेरा में इसी कंपनी का यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी खेती में भी एलोवेरा था, लेकिन काफी उसका सबसे मेन ये रहता है कि वो बाहर से सारा प्रदूषण वगैरह खींच लेती है, उसका डिटॉक्सिफाइंग फैक्टर बहुत अच्छा रहता है। मैं सोरस और खान पान और इन सारी चीज पे पेशेंट का जो मेंटेनेंस डालना रहता है मैम। हाँ ड्रॉप्स डालती हूँ मैं एक्चुअली, वो इस कंपनी ने कॉस्मेटिक करके यूज किया है मैम, मैंने इसको यूज किया है ENT में। जैसे जो पेशेंट डिस्टेंट इसमें रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, नहीं यूज कर पाते, तो इसके आंखों पे बहुत मतलब हाइपरमेट्रोपिया पे भी, सिलिंड्रिकल जिसका नंबर है उस पे भी, और मतलब 80% पेशेंट रहते हैं मैम जो तर्पण पुटपाक नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं वैसे ही इसमें पहले मैं ऑफ्था केयर यूज करती थी, फिर अभी ऑफ्था केयर उतनी क्वालिटी का नहीं आता है, तो फिर मैंने ये चीज शुरू किया। बट वो पेशेंट बहुत क्लासिक थे ऑप्टिक न्यूरोपैथी के, और ऐसे 2-3 केसेस थे मेरे पास में, तो ये थैंक यू बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सर आपने ना
सप्तामृत लोग मिक्स करते हैं एलोवेरा की वो जो ड्रॉप्स हैं। नहीं, सप्तामृत तो इंटरनली देती हूँ मैम। सप्तामृत लो है, इंटरनली, और आमलकी है। इसमें हाँ, त्रिफलाघृत मिलाते हैं। त्रिफलाघृत तर्पण के लिए उनको बोला था, तर्पण नहीं तो हाँ, एलोवेरा मैं उनको, ड्रॉप्स में ही त्रिफलाघृत हाँ बोल रहे हैं आप। हाँ। और दूसरा, अगर पेशेंट तर्पण नहीं ले पाता है मैडम, आप उसको बोलिए अगर अच्छी क्वालिटी का त्रिफलाघृत है आप बना के उसको दे रहे, मार्केट के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि इरिटेशन होता है कई जनों को। अगर आप बना के देते हो, आप तर्पण पुटपाक करते हो तो मैं अपनी ग्रुप से करती हूँ, लेकिन अगर आपने बना के उसको दिया तो उसको अंजन की तरह भी लगाने के लिए बोलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है रात को सोते वक्त में, या 2 घंटे के लिए। अगर किसी को इरिटेट हो रहा है, किसी की आंख में दिक्कत रहती है तो, क्योंकि मेरे पास में पार्शियल ब्लाइंडनेस की भी केसेस थी और कलर ब्लाइंडनेस की भी थी। मैं एमडी करते वक्त मैंने बहुत काम डिपार्टमेंट में किया है जायसवाल सर के साथ में, तो उस वक्त की वजह से आंखों के ऊपर बहुत मेरा काम हुआ था, स्टडीज भी हुआ था। और जो सर आप ये बताएं अभी, गंडवातारी रस और कंपवातारी लोह, ये अंडवातारी लोह, कंपवातारी रस। अच्छा, कंपवातारी रस और एक श्यामादि कषाय, भैषज रत्नावली में श्यामादि कषाय बताया, वो बहुत सर अच्छा। ये मैंने बहुत बार ग्रुप में पूछा, ये श्यामा कौन सी हर्ब है? ये मैंने ना ये जो कंपवात में श्यामादि कषाय और एक और भी रस है, तांडव, क्या नाम है वातारी उसका? लोह, हाँ। हाँ, उसमें भी श्यामा ये हर्ब, ये कौन सी हर्ब है ये? ये त्रिवृत को बोलते हैं श्यामा, अच्छा अच्छा। श्यामलता, श्यामलता, हाँ। सर श्याम इसमें एक स्वर्ण भूपति रस है, वो भी स्वर्ण इसी के भूपति लिए। रस बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक पार्किंसन में किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट था उसका भी। जी। सर काढ़ा कौन सा बताया आपने? श्यामादि कषाय। अच्छा, तो ये यहाँ पे रेफरेंस मिलते हैं, सारे कंटेंट्स पुणे में मिलते हैं। आप भैषज रत्नावली, कंपवात रोगाधिकार। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट टाइम ही मैंने इसका स्टडी नहीं मेरे पास। जी, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ले लें ब्रेक, फिर हम 7 बजे मिलेंगे, थोड़ा ब्रेक जरूरी है ना, मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।